जो कुछ व्यवस्थाएं हमें मार्गदर्शित हुई इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से, उसमें इतना अद्भुत जीवन जीने की व्यवस्था का मार्ग बताया गया था। लेकिन हम कुछ नया अपनाने गए। अब मान लो कि थैली लेनी है तो प्लास्टिक की लेनी, आया पर्यावरण का नुकसान, आया क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम। पानी रोकना है तो हर घर नल। अरे भैया, एक बाल्टी के कहीं वांदे हो रहे हैं और आप नल लगा के 100 बाल्टी भी पानी घुमा रहे हो। जैसे आंध्रा ने बोला कि हमें जाना ही है नॉन केमिकल फार्मिंग में, इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा जैसे कि हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में लिए थे। फार्मर्स नहीं मांगे थे फर्टिलाइजर्स, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि सब लोग उसमें शिफ्ट कर गए। और आपको पता है, पशुपतिनाथ कहते हैं महादेव को, उसके सामने किसको बैठाते हैं? नंदी को। अब नंदी महाराज की कोई जगह ही नहीं रखी, काट दो, नंदी को ही काट रहे। 70% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज आर कॉन्टामिनेटेड। उसका एग्जैक्ट डेटा तो है ही नहीं, वो और एक चीज है। लेकिन इंडिया का रैंकिंग जो है आउट ऑफ 122 कंट्रीज 120 में है वाटर क्वालिटी में। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज पूरा विश्व क्लाइमेट प्रॉब्लम को लेके, क्लाइमेट क्राइसिस, आज पूरा दुनिया झेल रहा है और स्वाभाविक है कि भारत भी आज उसकी पार्ट है। और ये क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों है, कैसे पूरा विश्व में फैल गया, और फैलने के बाद हाउ डिफरेंट नेशंस आर अडॉप्टिंग पॉलिसीज, लॉज, इंटरनेशनल रेगुलेशंस, एक चिंता का विषय हुआ है। तो क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज सचमुच में आज उभर के सामने आया, क्योंकि वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है आज भारत में। और क्लाइमेट चेंज के कारण केवल वाटर क्राइसिस नहीं, एनवायरमेंट चेंज, हीट वेव, हेवी रेन, नो रेन, ड्रॉट, and it affects the soil, the animals, the human being, the plants, the forest, everybody। मैं अपना दर्शकों को बताना चाहता हूं, भारत पूरा विश्व में एकमात्र देश है जहां की ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो भारत की था, जो मुनि ऋषियों की देन है, जो बहुत जमाने से, 1000 साल पहले से हमारा किसान, हमारा गांव के लोग, हमारा बुद्धिजीवी, हमारा साइंटिस्ट, हमारा फार्मर प्रिमिटिव वे में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को यूज करता था, वाटर बॉडीज को रिचार्ज करता था। और पोल्यूशन कोई चीज शायद 20 साल पहले हम लोगों ने कोई सुना नहीं होगा। आज की जो नया जनरेशन है, जनरेशन जेड, वो पैदा होते उसको पहला ही हैज बिकम द विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस विषय पे बात करने के लिए आज उदय इंडिया स्टूडियो में दो महानुभाव हमारा साथ है। मैं परिचय कराना चाहता हूं। मेरे दाएं बैठे हैं श्री गिरीश भाई साहा। आप समस्त महाजन ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी है, आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर है। और उसके बढ़कर मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से भारत में अगर कोई व्यक्ति गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके राजस्थान तक रूरल डेवलपमेंट को लेके, वाटर बॉडीज को रिचार्ज कैसे किया जा सकता है ट्रेडिशनल वेज में, एनिमल बेसिक खास करके देसी नस्ल की गोमाता का कैसे बढ़ सकता है, प्रजनन बढ़ सकता है, किसानों को कैसे नौकरी मिल सकता है, एफॉरेस्टेशन को कैसे ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए गिरीश भाई अविरत पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। हमारा सबका सौभाग्य है वो हमारा दर्शकों को अपना 30 साल की जो एक्सपीरियंस है हमारे दर्शकों के सामने साझा करेंगे। गिरीश भाई, आपको उदय इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। हमारा साथ दूसरा महानुभाव है, सीनियर साइंटिस्ट है मानस सतपति जी, और आईआईटी का टॉपर है खड़गपुर का, और उन्होंने भी करीब 40 साल का उनका अनुभव है। और उन्होंने साइंटिस्ट बने, आईआईटीएन है, लेकिन उन्होंने कभी एसी रूम में बैठ के काम नहीं किया। मैं ये दर्शकों को खास करके बोलना चाहता हूँ।
बिहार से लेके झारखंड से लेके और अनेक विश्व में अनेक कंट्रीज भी मनस जी ने ट्रैवल किया है स्टडी करने के लिए कि कैसे सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, वाटर स्कार्सिटी को कैसे कम किया जाए। एंड हम उनसे आज जानेंगे कि जो हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एंड न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न अम्यूनिटीज, हाउ इट इज वो कोरिलेट करके हमको बताएंगे कि आज सचमुच में भारत को क्या करना चाहिए। हम सवाल शुरू करते हैं गिरीश भाई आपसे। ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज आज सचमुच में हमारे ऊपर एक भूत की सवार खड़ा है, हर कोई आज चिल्ला रहा है। लेकिन भारत तो पहले जमाने से हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम बहुत उच्च कोटि का था। डिस्पाइट दैट आज भारत क्यों क्लाइमेट चेंज की शिकार हुआ एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप अपना अनुभव से दर्शकों को बताइए क्या प्रॉब्लम है और क्या सलूशन है। नमस्कार दर्शक मित्रों, उदय इंडिया के साथ लाखों लोग जुड़े हैं। मैं आदरणीय दीपक जी रथ को बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि बिना कोई स्वार्थ से पूरे भारत और बल्कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन मिलता रहे, इसलिए सतत उदय इंडिया की कलम के माध्यम से आप सबको और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जागृत करते रहते हैं। प्रश्न है क्लाइमेट चेंज। हमने ना हमारे खुद के हाथ से कुल्हाड़ी लेके हमारे पैर को तोड़ा है। नगर पालिका का फुल फॉर्मेट क्या है? नल, गटर और रास्ते की व्यवस्था करे, उसका नाम नगर पालिका। मतलब पूरी व्यवस्था ये 3 चीज़ों में समावत हो गई। जबकि हमारी ओरिजिनल व्यवस्था क्या थी? घर के आंगन में गाय है, वो सुबह चरने जाती है गौचर में, न उसका खर्चा है कोई चारा खिलाने का, पानी तालाब में पीती थी, शाम को घर आके दूध देती थी। यहाँ तक कि दूध बेचना भी पाप माना जाता था कि दूध थोड़ी बेचा जाता है, उसके तो इनपुट कॉस्ट ही नहीं है। जबकि आज पूरी इकोनॉमी दूध के आगे पीछे लगी हुई है। तो ये मैकॉले का जो एजुकेशन 150 साल से हमारे पर हावी हो चुका है, तब से ये सारी समस्या क्लाइमेट चेंज की शुरू हो गई है। बाकी हजारों साल से वेद पुराणों से, सनातन संस्कृति से, साधु ऋषियों से जो कुछ व्यवस्थाएं हमें मार्गदर्शित हुई इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से, उसमें इतना अद्भुत जीवन जीने की व्यवस्था का मार्ग बताया गया था। लेकिन हम कुछ नया अपनाने गए। अब मान लो कि थैली लेनी है तो प्लास्टिक की लेनी, आया पर्यावरण का नुकसान, आया क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम। पानी रोकना है तो हर घर नल। अरे भैया, एक बाल्टी के कहीं वांदे हो रहे हैं और आप नल लगा के 100 बाल्टी भी पानी घुमा रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी ओके, जहाँ तक ज़रूरत थी ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी करना और यूज़ भी करना, तो उसकी जो गर्मी है तो डेफिनेटली क्लाइमेट को ख़राब करेगी, उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। तो जीवन की जितनी ज़रूरियात कम से कम संसाधनों से होती थी और लंबे समय, मतलब हजारों पीढ़ी से चलती हुई व्यवस्था पिछले आप देखिए 25-50 साल में बिल्कुल नीचे, रेल पटरी से नीचे उतर चुकी है। हजारों साल से एक परंपराएं अच्छे से ढंग से चल रही थी ना। हमने कभी सोचा था कि हम जहर युक्त खाना खाएंगे, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, कितना गंदा खाना, मतलब शरीर को भी खराब करेगा, जमीन को भी खराब करेगा। अब आप देखिए पिछले साल कृषि मंत्रालय ने प्रोटीन हाइड्रोलाइट्स का निर्णय लिया कि भी टमाटर में क्या डालोगे, तो बोलते हैं गो जाती है त्वचा की खाल के प्रोटीन एंजाइम। भैया आप टमाटर को भी मांसाहारी कर दोगे। हाँ, भिंडी अच्छी दिखेगी उसलिए क्या डालोगे, कोई इंजेक्शन डालोगे। तो एवरी स्टेप ऑफ मॉडर्नाइजेशन विदाउट साइंस, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट थिंकिंग, विदाउट ट्रेडिशनल सिस्टम हैज़ ए रूट कॉज। इसने ही पूरा क्लाइमेट चेंज का बवंडर बना रखा है। तो दर्शकों से तो यही निवेदन है कि हमें स्वयं के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि मैं स्वयं से शुरू करूं। अब फिर प्रधानमंत्री जाके विनती करते हैं पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कम यूज़ करो। अभी साथ जो शपथ दिलाई, भैया क्यों भाई? अब
आप गाड़ी को तो लोन देते हो, एक गाड़ी है तो घर में 4 गाड़ी रखने का प्रोत्साहित कर लेते हो और फिर कहते हो पेट्रोल डीजल कम यूज करो। तो आप प्रोत्साहित ही मत करो, जिसके पास पैसा होगा लेगा गाड़ी, नहीं तो नहीं लेगा। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की सब्सिडी कौन देता है? सरकार देती है। कितना? 2.5 लाख करोड़ साल का। क्यों देते हो? क्यों जमीन को बर्बाद करते हो? क्यों क्लाइमेट को खत्म करते हो? 75 साल की पूरे काल में जितने वृक्ष फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने लगाए, स्टेट और सेंट्रल ने, उतने वृक्ष का टोटल मारना चाहिए। वो वृक्ष यदि सबके सब बड़े हो जाते तो आज हम और दर्शक मित्र इस धरती पे बैठ ही नहीं पाते। इतने वृक्ष कागज पे लग चुके हैं, धरती पे लगे ही नहीं है, फिर बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सभी से निवेदन है, और दीपक भाई आप ये जागृति की मिसाल चला रहे हैं, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि क्लाइमेट चेंज वापिस रीचेंज करना भी हमारे हाथ में है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स विथ साइंस टेक्नोलॉजी का प्रमाणसर पद्धतिसर नुकसान न करे ऐसा उपयोग करके, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम मानस जी से जानना चाहेंगे, जो गिरीश भाई ने बताया कि जिस तरह से हम नेचर के खिलाफ गए, उसके क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा। आप तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा कई एरियाज में जाते हैं। मैं आपसे एक आम सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग था, जो गिरीश भाई बात कर रहे थे, आज मॉडर्न फार्मिंग हुआ, क्योंकि सब्जी तो मिल ही रहा है मार्केट में। यह अलग विषय है कि टमाटर के अंदर टमाटर का गुण नहीं मिलता है, गोभी के अंदर गोभी का गुण नहीं मिलता है, लेकिन सुंदर भी मिलता है। अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है और डिमांड भी इतना ज्यादा हो गया है। एवरीथिंग हैज, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, केमिकल ड्रिवन हो गया। हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है आज उस स्थिति में? जो क्लाइमेट चेंज की विषय हम पानी पे बाद में आएंगे, लेकिन ये जो जमीन हकीकत है, आपको एक्सपीरियंस है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हिंदुस्तान में होता था आज मॉडर्न फार्मिंग हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड है, स्कार्सिटी, उसको तो पूरा हो ही रहा है। और उसका इम्पैक्ट आप दर्शकों को बताइए कि क्या फार्मिंग, जो न्यू फार्मिंग है, हाउ इट हैज गॉट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। Thank you, Deepak and Uday India, for organizing this discussion and for inviting me to participate in this discussion. आज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके जानकारी के हिसाब से अगर हम तरीका चेंज नहीं करेंगे, हम लोग और माने प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज तो हो चुका है, इसको रिवर्स करना भी कोई ये नहीं है कि आप एमिशन घटा देंगे ग्रीन हाउस गैस का तो तुरंत क्लाइमेट फिर पहले जैसा हो जाए, ऐसा होना नहीं है। तो अभी हमारे पास 2 रास्ता है कि एक तो मिटिगेशन बोला जाता है कि और कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो, क्या करने से, और दूसरा है एडाप्टेशन। तो मिटिगेशन में क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, ये है, तो इसमें काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रमोशन। लेकिन जो एडाप्टेशन जरूरी है कि भाई ये क्लाइमेट चेंज हो चुका है, यही अभी रहने वाला है, तो लेकिन हम इसके साथ अडाप्ट कर सकते हैं। क्या तरीका है? जो आप एक बता रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग में जाना, क्योंकि ये जो केमिकल फार्मिंग में गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए रिलीज होता है, वो बहुत ज़्यादा माने टेम्परेचर बढ़ाता है देन कार्बन डाइऑक्साइड। उसी नाइट्रस ऑक्साइड जो फर्टिलाइजर यूज से निकलता है, उसी तरह मीथेन, ये दोनों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला काम भी हम लोग कर रहे हैं, ट्रीज घट रहे हैं, लैंड कवरेज घट रहे हैं, तो इसका मतलब कार्बन सॉइल से एयर में जा रहा है, कार्बन को हमको सॉइल में लाना है। इस तरह का काम करना है कि कार्बन सॉइल में लाना है। तो कैसे आएगा? इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैविक मैटर सॉइल में आना है। और वो कैसे आएगा? तो हमको नेचुरल फार्मिंग में जाना है। ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते जाएंगे तो सॉइल में कार्बन घटते जाएगा। घटता मतलब क्या है? कार्बन उतना ही है दुनिया में, या तो सॉइल में है या तो एयर में। तो हम अगर ऐसा चीज़ नहीं करेंगे कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में आए, तो वो एयर में जा रहा है, तो टेम्परेचर तो बढ़ाएगा ही। तो इसीलिए ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में गए, उस समय ज़रूरी था फूड सफिशिएंसी, लेकिन आज के दिन में हमें सॉइल का केयर लेना ही पड़ेगा। और सॉइल का केयर मतलब क्या? सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों का प्रेजेंस जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंस घटेगा और फार्मिंग अच्छा ही होगा। क्योंकि
केमिकल जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है और सॉइल को डिग्रेड करता है। आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे वो रिवर्स कर देगा, धीरे धीरे सॉइल हेल्थ बढ़ेगा, एक्सटर्नल डिपेंडेंस घटेगा। बल्कि ये क्लेम कर रहे हैं जो 8-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई चीज़ भी और देने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में इसलिए देने की ज़रूरत है क्योंकि सॉइल का हालत ख़राब हो चुका है। तो अगर हम क्योंकि फार्मर को लॉस भी नहीं कराना है तो तुरंत जैविक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाना है तो आर्टिफिशियली कुछ देना है। लेकिन जब सॉइल हेल्थ अच्छा हो जाएगा और नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल एस्टेब्लिश होगा और सॉइल में कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उपज बढ़ते जाएगा या एक जगह जाके स्टेबिलाइज होगा क्योंकि अच्छा ईल्ड होगा। सॉइल हेल्थ और ईल्ड दोनों को फोकस करना है, खाली ईल्ड के पीछे भाग के सॉइल को खत्म कर देना ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो यही है। बट आपने तो सलाह तो अच्छा दिया और ये डाटा तो सबके पास है, बट कैसे संभव कैसे है? आप कह रहे हो केमिकल फर्टिलाइजर, आप हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है तो किसान क्या करेगा? आप एक आईआईटी का साइंटिस्ट हो, आपको तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार के पास जो अवेलेबल पॉलिसीज है फॉर द फार्मर्स, is there anything from the ministry in the Ministry of Agriculture, or do you suggest any more policies so that farmers can adopt that? If there is nothing, then they will obviously buy it because they have to produce the fertilizer and vegetables. ऐसा नहीं है कि तरीका नहीं है, और ये तरीका है। और हम लोग नेचुरल फार्मिंग या रीजनरेटिव फार्मिंग जिसको बोलते हैं करीब 3-4 लाख फार्मर्स के साथ कर चुके हैं और कहीं भी यील्ड घटा नहीं है और सॉइल हेल्थ इंप्रूव हुआ है। तो ये संभव है, तरीका अभी पता है। अभी फर्स्ट टाइम नेचुरल फार्मिंग में एक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स शुरू हुआ। पहले तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसमें एंटर ही नहीं कर रहे थे, कम से कम ये एक कोर्स शुरू किए हैं, एक पॉजिटिव साइन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक परंपरागत खेती को प्रमोट करने के लिए कुछ रिसोर्सेस एलोकेट किए, बट ये सब छोटा स्टेप है। जैसे आंध्रा ने बोला कि हमें जाना ही है नॉन केमिकल फार्मिंग में, इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा जैसे कि हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में लिए थे। फार्मर्स नहीं मांगे थे फर्टिलाइजर्स, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि सब लोग उसमें शिफ्ट कर गए। तो उसी तरह आज ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है थ्रू पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ताकि फार्मर्स विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू गो देयर बिकॉज दे नो इट इज बेटर। उस समय तो वो चाह नहीं रहे थे, फिर भी अडॉप्ट किए सिचुएशन से। तो ये तो लोग समझते हैं कि हमारा सॉइल, जैसे मैं गांव में एक पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, आप केमिकल यूज नहीं करेंगे तो कम उपज हो सकता है, या जो भी बाहर वालों को आप तो बेचते हैं, आप खाने के लिए बस केमिकल यूज मत करिए, बाकी में तो कर सकते हैं अगर उपज ज्यादा आता है। मतलब देखिए यही है प्रॉब्लम बाहर वालों के अंदर, वो सिर्फ सोचते हैं पैसा के टर्म में। सॉइल हमारा प्रॉपर्टी है, हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो कल को हमें हमारा ही नुकसान होगा। आप कभी अपना जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको कभी डैमेज करते हैं आमदनी बढ़ाने के लिए? तो उस हिसाब से वो लोग देखते हैं। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं अगर हम रिसोर्सेस बढ़ाएंगे, जो मटेरियल्स चाहिए वो गांव में मिलेगा, प्लांटेशन बढ़ेगा ताकि बायोमास उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। मतलब वो न्यू इकोसिस्टम अगर डेवलप करेंगे जिससे उनको वो सारे इनपुट्स मिल पाएंगे, वो खुशी से शिफ्ट करेंगे क्योंकि वो जानते हैं क्या अच्छा है। गिरीश भाई, जो मानस जी बता रहे हैं, इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाना ये केवल सरकार की काम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एनजीओज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ी रोल है। और आपका भी समस्त महाजन ट्रस्ट जो है, और गुजरात में, महाराष्ट्र में किसानों के साथ आप लगे हुए हैं, क्या इस विषय पे आपने सोचा है या कुछ पहल किया है? भारत के अंदर 6.5 लाख गांव है और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? क्या भारत के हर गांव में मंदिरों के ऊपर सोने के पतरे लगे थे क्या? सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे, हर गांव को कहते थे, हर गांव में देसी गौमाता थी। वो देसी गौमाता सूर्य भगवान से सुवर्ण प्राशन करके दूध के माध्यम से सबको सुवर्ण युक्त दूध पिलाती तो थी। सूर्य नाड़ी जो होता है, सूर्य नाड़ी के आधार हम्प जो होता है हम्प देसी होता गाय है। का। तो दो चीजें, एक सरकार की पॉलिसी में जहां चेंज लाना पड़ेगा इमीडिएट इफेक्ट से, एक है समाज ने इम्प्लीमेशन लेवल पे।
अकेला सरकार भी कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सरकार के अंदर पॉलिसी जो अभी भी बन रही है, जैसे प्रोटीन हाइड्रोलेट की पॉलिसी बनी, टमाटर के अंदर गो जातीय त्वचा के खाल की, वो कैसे बनी? भारत के कोई सेक्रेटरी या कोई वैज्ञानिक की सोच नहीं हो सकती है। वो तो कृषि मंत्री इजराइल गए, वहाँ उन्होंने देखा, उनको लगा कि वाह टमाटर बहुत अच्छे हो रहे हैं, भिंडियाँ बहुत अच्छी हो रही है। तो ये इम्पोर्टेड विज़न आता है। इंडियन विज़न क्या है? हर गांव में ग्रासलैंड, जिसको गायरान बोलते हैं, गौचर बोलते हैं, गोचरण भूमि बोलते हैं, हर गांव में है। उसको ईयर मार्क किया जाए, मार्किंग किया जाए कि भाई ये एंक्रोचमेंट हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि गौचर का उपयोग दूसरा कतई नहीं कर सकेंगे। तो ग्रासलैंड को मार्किंग करके, फेंसिंग करके सिक्योर किया जाए हर गांव में, और क्लीन किया जाए। प्रोसेपोइस जूलीफ्लोरा नाम का जो मैक्सिकन ट्री है, उसने भारत की 80% ज़मीन बर्बाद कर दी है। अच्छा, वो कौन निकालेगा? भारत सरकार कहाँ निकालने आएगी? हर गांव ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, खुद निकाल देना है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। गांव से बबुल निकल गया, गौचर से बबुल निकल गया, गौचर को फेंसिंग हो गई, कम्युनिटी लैंड है। गांव के अंदर जितने तालाब है, वाटर बॉडीज है, नाले है, उसको डिसिल्ट करना है। हमारे यहाँ बैसाखी की परंपरा थी। बैसाखी के दिन लोग ढोल नगारा लेके, अभी तो बैसाखी को भांगड़ा नृत्य और भांगड़ा में ही ख़त्म कर दिया। एक्चुअल परंपरा ये थी, गांव के तालाब में सब लोग आते थे बैलगाड़ी और तगारे लेके, तालाब में से मिट्टी निकालते थे और वो मिट्टी खेत में डालते थे, तो खेत भी सुधर जाता था। और इस साल में जो रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो गई थी पूरे साल में, वो वापस रीजनरेट हो गई। तो तालाब और वाटर बॉडी सारी क्लीन और नीट रहेगी। तो जितना पानी आएगा, हर गांव में 8 तालाब थे, 8 दिशा के एक तालाब, और सभी तालाब नाले से कनेक्टेड थे। तो नाले के बाजू में, दोनों बाजू में जितने खेत आते थे, उसको उस वाटर से रिचार्ज होता था। अब तो आप एक पाइप लगाओ और पानी रिचार्ज करो, भैया कैसे होगा? 1 इंच बारिश, 2-4 इंच बारिश गिरेगा तो फ्लड आ जाता है। अब आप कहेंगे पाइप से अंदर पानी उतारो, उतरेगा उतना पानी? तो 10 एकड़, 100 एकड़, 600 एकड़, 2-2 हज़ार एकड़ के तालाब थे। जितना पानी आता था वेलकम करके संभाल लेते थे, ज़मीन में रिचार्ज हो जाता था। और तीसरा चीज़ है, हर गांव में, अब भारत के कोई भी कोने में जाओ, पीपल है, बरगद है, जामुन है, औदुंबर है, तो हर गांव में औसतन ग्राम पंचायत में 4000 लोग रहते हैं। हर गांव को 4000 वृक्ष, बरगद, पीपल, नीम, आम, इमली, औदुंबर, जामुन के लगाने हैं। इससे पर्यावरण ऑटोमेटिक सुधरेगा। ये झाड़ 500 साल तक जीता है। एक झाड़ पे 100 चिड़िया भी गिनो तो 4000 झाड़ पे 4 लाख पक्षी, 40,000 पक्षी आ जाएंगे। 4 लाख पक्षी आ जाएंगे। तो उससे पूरा वातावरण म्यूजिकल हो जाएगा। गाय घर के आंगन में बांधी है, गवालिया आएगा, सुबह चराने ले जाएगा, दूध देने वापिस आएगा सुबह शाम। इससे क्या फ़ायदा होगा कि दूध की कोई इनपुट कॉस्ट नहीं, पानी आराम से, और उस गांव के गोबर से गांव की पूरी खेती होगी। ना केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। तो इट इज़ ए विन विन सिचुएशन। सरकार ने क्या करना है, बहुत शानपन दे दिया 75 साल में, बहुत बुद्धि दे दी। अब जाके 75 साल में वापस बुद्धि आई करे यार भैया केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज़ करो, पेस्टिसाइड कम यूज़ करो। ठीक है भाई, उससे तो अच्छा है कि आप पॉलिसी लेवल पे उसको डीमोरलाइज करो। भाई हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। वही सब्सिडी गांव के अंदर जो कुछ ग्रासलैंड के साथ एनिमल हॉस्टल मतलब गौशाला होगी, उस गौशाला के चारे के लिए सरकार को जो सपोर्ट करना है करे। एडिशनल मिलेट्स, अभी सरकारी राशन दुकान में क्या मिलता है? गेहूँ 2 रुपये में, चावल 2 रुपये में। गेहूँ और चावल में चारा होता है 1 फुट। शरीर को गेहूँ ग्लूटेन देता है, चावल गैस्ट्रिक ट्रबल करता है। चेंज क्या करना है? श्री अन्न, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी, मकाई, इस प्रकार के ही श्री अन्न राशन दुकान से मिले तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि राशन दुकान तो बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट, 5.5 लाख राशन दुकान है। डिमांड बढ़ेगी, नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये श्री अन्न बनाने में पानी भी कम लगता है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी कम लगता है, और चारा होता है 8 फुट का। तो गाय को खाने को भी फ्री, बहुत
ज़्यादा चारा एम्पल अवेलेबल हो जाएगा। आप देखिए अभी जब चावल की सीज़न पूरी होगी तो पूरा दिल्ली ऊपर से काला डिबांग हो जाता है, वो सब जलाते हैं, पराली जलाते हैं। तो वो पराली जलाने से कितना बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा, पराली क्यों जलाते हैं? गाय वो कम खाती है, कम पसंद करती है, तो भैया क्रॉप ही चेंज करो जब जीवन ही जीना है अच्छे से। तो जो साइंटिफिक अप्रोच है क्लाइमेट चेंज करने का, वो साइंटिफिक अप्रोच मिनिस्ट्री में बैठे 84 मिनिस्टर्स और 1000-2000 IAS ऑफिसर से चेंज नहीं होगा। भारत की 140 करोड़ की प्रजा जब ये सोचेगी, प्रधानमंत्री तो सोच ही रहे हैं, बोल भी रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम सबको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर। गिरीश भाई, जो आप कह रहे हैं वो सुनने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्या करना चाहिए। आपने खुद देसी नस्ल की गाय का काम कर रहे हैं, आप गुजरात में बहुत गिर गाय रखे हैं। 40 ब्रीड भारत के देसी नस्ल के थे, कुल मिला के बचा कुचा 10 बची है। 75 साल के बाद तो हमारा ये हालत है। आप एक गौ सेवक भी है, गाय कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देसी नस्ल तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। जितना नेशनल डेयरी सिस्टम था, मैं खुद जाके हरियाणा में भी देख के आया हूँ। मतलब जैसे कि कहते हैं कि हजारों में एक अगर 1 लाख गाय चाहिए तो हमारे पास एक गाय भी नहीं है, अगर कंपैरिजन में देखा जाए। ऐसे स्थिति में हम पहुंच गए हैं, कैसे संभव है? तो अगला 100 साल चाहिए, क्योंकि हमने तो 100 साल लगा दिया बर्बाद करने के लिए। अब वो मार्केट में जो दूध मिल रहा है वो दूध ही नहीं है, थैली में क्या है पता नहीं। आपको लगता है क्या वी अचीव दैट टारगेट? डेफिनेटली। कहाँ से नस्ल लाएंगे, कहाँ से बुल लाएंगे, कौन करेगा? अब देखिए, हर किसान के घर में जब तक गाय नहीं होगा तब तक आप जो बात कह रहे हैं वो संभव ही नहीं है। सही बात है। यहाँ तो गाय गौशाला में बिना खाए मर रहा है। गाय, मैं जो कह रहा हूँ वो 3 साल में चेंज हो सकता है। फर्स्ट, सरकार ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग और इंपोर्टेड सीमेंस, ये तीनों बंद करना है। ये तीनों बंद हो जाएंगे। सांड अभी भी पर्याप्त है हमारे पर, उसको काटने का बंद करो। 41.41 मिलियन एनिमल्स आर स्लॉटर्ड जस्ट फॉर एक्सपोर्ट एवरी ईयर। 12,95,603 मैट्रिक टन मांस एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में। क्यों? ये क्या भारत की जिम्मेदारी है किसी को मांस खिलाने की? और हम जब 41.41 मिलियन एनिमल्स को स्लॉटर करते हैं, कई लोग गिरीश भाई कहते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए, जो आर्गुमेंट्स करते हैं बुद्धिजीवी लोग, आपने आए दिन देखा होगा कि पिंक रिवॉल्यूशन को बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिबेट है। 41.41 मिलियन स्लॉटर करते हैं, 31,000 करोड़ का इनकम रेवेन्यू है भारत सरकार को। 41.41 मिलियन को स्लॉटर नहीं करे और 5 किलो गोबर गिने तो 75.6 मिलियन टन गोबर साल का होता है। 75.6 मिलियन टन में से 10% भी एक्सपोर्ट करे तो 1,51,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को रेवेन्यू के रूप में मिल सकता है। क्या करना चाहिए? पिंक रेवोल्यूशन बढ़ाना चाहिए या गोबर रेवोल्यूशन बढ़ाना चाहिए? बताइए, आप ही बताइए। और रही बात देसी नस्ल की, गाय 3 साल में पनपती है, बराबर है। जन्म से 3 साल में वो गाय बनती है या बछड़ा बैल बन सकता है। आज हम स्टॉप करेंगे भाई, नो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नो क्रॉस ब्रीड, नो इंपोर्टेड सीमेंस। अभी ये सीमेंस कैसे लाए? सिर्फ गाय जन्मेगी, कैसे जन्मेगी? 10 इतना कृत्रिम व्यवस्था है, उसके अंदर हाथ डालो, सीमेंस डालो, 5 बार डालो तब एक बार वो फलीभूत होता है। पूरा नेचुरल सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। किसने मांगा था? कोई पशुपालक ने मांगा था? हाँ, कोई फार्मर ने मांगा था? तो वाई सरकार ब्रॉट दिस? Who bought the policy? बट अभी तो गिरीश भाई, भारत सरकार की एक डेलीगेशन 3-4 कंट्री गए थे, वहां से विदेश नस्ल की 5,000 गाय लाए साउथ में, आपको पता है? जी, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। 2014 के बाद ये हुआ है। मैं वही जानना क्यों, वाई? फिर आप क्लाइमेट चेंज पे क्यों रोते रहते हो? फिर चेंज आप ही लाते हो। ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है। जैसे कि हमारे देश में सॉल्यूशन नहीं है, हमें बाहर से ही लाना है। हम अगर फोकस करें कि हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन अलग है,
इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के लिए जो सोल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करें और प्रमोट करें तो हम ज़्यादा सस्टेनेबल सोसाइटी बनाएंगे। ये जो बाहर का चीज़ ला के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उससे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं अपने लोगों। 10 नस्लें अवेलेबल है आप कह रहे हैं, बाकी के 30-40 नस्ल के छोटे मोटे कुछ मतलब कम संख्या में उपलब्ध है। भाई साहब, प्रेगनेंसी 9 महीने की, उसके बाद बछड़ा बछड़ी जन्मे, 3 साल में पूरा रीजनरेट हो सकता है, पूरा का पूरा। इफ वी जस्ट, और आपको पता है पशुपतिनाथ कहते हैं महादेव को, उसके सामने किसको बैठाते हैं? नंदी को। अब नंदी महाराज की कोई जगह ही नहीं रखी, काट दो, नंदी को ही काट रहे। गिरीश भाई, आप आने वाले वेलफेयर बोर्ड की मेंबर है, एक विषय आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ। फॉरेस्ट एक्ट भारत की ये कहता है कि काऊ इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल, वो जंगल में रह नहीं सकते। कहाँ रहेगा? एक्ट किसने बनाया है? सरकार ने बनाया। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हरियाणा में, राजस्थान में, जहाँ गाय रहता है। अकॉर्डिंग टू, मैं एक फॉरेस्ट अफसर से बात किया, मैंने कहा कि भाई गाय तो है, जंगल है, तो बोल रहे देखिए सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई विल फॉलो द लॉ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि काउ इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल, सो काउ कैन नॉट स्टे इन फॉरेस्ट। काउ कहाँ रहेगा? किसान तो है ही नहीं। करेक्ट। 1984 में फॉरेस्ट एक्ट आया, बराबर है। उसमें ये तय किया गया कि फॉरेस्ट में गाय भैंस कुछ चरने को नहीं जाएगी। नहीं जाएगा। तब भी उस समय कई सारे कबीले गाय भैंस के उसके परिवारों के साथ, लोगों के साथ रहते थे। फॉरेस्ट में गाय भैंस नहीं जाने से क्या हुआ ये बताता हूँ। फॉरेस्ट में जो चारा नेचुरली बहुत सारा होता था, वो चारा खाने वाला कोई बचा नहीं। उससे वहाँ पे दीमक लगने से झाड़ खराब हो रहे हैं। अच्छा, गोबर गोमूत्र नहीं मिल रहा है तो झाड़ को पोषण नहीं मिल रहा है। उसके साथ जो कुदरत की व्यवस्था थी बैलेंस करने की, वो व्यवस्था भी टूट गई। इतना सारा चारा भारत के हर फॉरेस्ट में होता था, हर फॉरेस्ट में इतने अच्छे तालाब थे, झरने थे, पानी के सोर्सेज थे, कुछ खर्चा ही नहीं था। भैया गिर की गाय को गिर की गाय क्यों बोलते हैं? वो दिल्ली में क्यों नहीं चलती है? कहीं नहीं चलता है गुजरात के बाहर। नहीं, गुजरात में भी नहीं चलती है। सिर्फ गिर की जंगल में जहाँ पे 7 से 10 फुट चारा होता है, बहुत अच्छा मीठा पानी झरने का होता है, वहां पे उसको 30-40 किलो वो चारा खाती है, तब जाके 20 लीटर दूध देती है। अब आउटपुट तो तभी आएगा जब इनपुट जाएगा। अब यहाँ पे आप 40 किलो चारा खिलाओगे तो 400 रुपये का तो चारा हो गया, तो दूध आएगा 10 लीटर, तो आप बोलोगे यार नुकसान हो गया। तो आप देखिए दीपक भाई, आप इतने सब मंत्री संतरी सबसे संपर्कित है, मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए। आप जगन्नाथ के भी भक्त है। कोई भी IAS ऑफिसर मसूरी वो कहाँ तैयार होते हैं, बराबर है ना? ट्रेनिंग लेते हैं। 10,000 में से 1,000 तो पास होते हैं बड़ी मुश्किल से। 10 लाख एप्लीकेशन होती है, 10,000 लोग इंटरव्यू देते हैं, 1,000 IAS बनते हैं, IPS IRS जो भी। ये ट्रेनिंग के बाद IAS बनने के बाद कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर जो भी बनते हैं, उसके 1-2 साल के बाद वो आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जाते हैं? फील्ड में। नो, हार्वर्ड, बोस्टन, सब जगह इंटरनेशनल फर्दर स्टडी के लिए। क्यों भैया, भारत में कुछ नहीं बचा है क्या? कभी कोई IAS को देखा कि साधु संत या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम वाले के चरण में जाके कुछ देशी ज्ञान स्वीकार किया? हमारे शास्त्रों में 35 करोड़ ग्रंथ पढ़े, 35 करोड़। ज्ञान भारतम को आप देख लीजिए, भारत सरकार के पास 35 करोड़ ग्रंथ इकट्ठे डिजिटलाइज हो गए। इतना ज्ञान भारत में भरा पड़ा है। हम जाएंगे हार्वर्ड जाएंगे, अच्छा भाई तो हार्वर्ड जाके क्या सीख के आएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीख के आएगा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा लेके आएगा, चेक डैम लेके आएगा। चेक डैम 5 साल में टूट जाना है। तालाब हमारी संस्कृति थी, हमारी परंपरा थी। तो ये जितनी 25-50-75 साल की आज़ादी में पॉलिसी में जो भी चेंजेस आए, हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन पॉलिसी में अभी भी हम गुलामी है। महाराज जी से जानेंगे, ये अच्छा बात गिरीश भाई ने कहा है कि ये फिर से हम पानी पे आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो सिविल सर्विस अफसर्स लोग हैं वो विदेश जाते हैं और वहाँ चेक डैम की टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, विदेशी नस्ल की गाय की वो नस्ल लेकर आते हैं और उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके आते हैं। खैर ये सब तो प्रॉब्लम है ही। मानव जी आप बताइए,
जो हम डिस्कशन शुरू किए थे कि क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस, अभी मानसून सेक्शन शुरू हो गया है। आप देखेंगे आसाम और उड़ीसा जाएंगे, इतना भयंकर बाढ़, ओवरफ्लोइंग वाटर्स इन द रिवर्स। आप अगर राजस्थान में जाएंगे, बुरी हालत है। कैमल 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। कैमल जो आज कैमल इज नॉट एबल टू लिव, बहुत कैमल असुस्थ हो गए। तो ये स्थिति क्यों हो रहा है? एक जगह भर भर के बारिश, एक जगह पर ड्राउट हो रहा है। आप साइंटिस्ट है, आप बताइए क्या मतलब इसकी इम्पैक्ट क्या है और क्या करना चाहिए? तो यही मैं बता रहा था कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो चुका है, इसका इम्पैक्ट यही है कि रेनफॉल अनसर्टेन रहेगा। ये अभी गिवन है, ये नहीं कि इस साल हो गया अगले साल नहीं होगा। जैसे लोग बोल रहे हैं एल नीनो इफेक्ट, वो एल नीनो इफेक्ट हो चाहे नहीं हो, रेनफॉल इज गोइंग टू बी हाईली एराटिक नाउ ऑन, इट इज गिवन नाउ। तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना है, और इसको नाकारना हमारे लिए मतलब विल बी मिसडायरेक्टेड। तो इसको मान लेना है कि अभी ऐसा ही होगा। तो क्या कर सकते हैं, जो अडेप्टेशन का मैं बात कर रहा हूँ कि यही रेनफॉल पैटर्न। तो करना क्या पड़ेगा, अभी कम दिन में ज़्यादा बारिश हो रहा है। बारिश जितना हो रहा था बहुत ज़्यादा घटा नहीं है, कहीं बढ़ा है कहीं घटा है, लेकिन उसका पैटर्न पूरा बदल गया है। कम दिन में हो रहा है, ड्राई स्पेल बढ़ गया है, इसका मतलब स्टोरेज हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बता रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा चीज़ हम कर रहे हैं जिससे एक तो पानी कम समय में ज़्यादा बारिश हो रही है, और हम मिट्टी को ऐसे बना रहे हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घटते जा रहा है, वेजिटेशन घट रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से हार्डनिंग हो रहा है। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग टू रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन, और नेचर हैज ऑलरेडी चेंज द रेनफॉल पैटर्न। तो रन ऑफ बढ़ रहा है, सॉइल कट रहा है। तो अगर इसको रिवर्स करना है, इवन दो रेनफॉल पैटर्न है चेंज, हमें स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। पानी को गति से बहना मिट्टी के ऊपर वो घटाना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स, कम से कम उसको मिट्टी के अंदर जाने के लिए बोलिए। तो लेट भी जाएगा, फ्लड भी घटेगा, ड्राउट भी घटेगा। तो वाटर मैनेजमेंट अभी सबसे बड़ा है। आप अगर नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि 60 करोड़, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 60 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय वाटर स्ट्रेस, और 2 लाख डेथ एवरी ईयर वाटर स्कार्सिटी के लिए हो रहा है। तो ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी स्कार्सिटी मींस क्या, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, वो तो और एक उसका डेटा मैं दे रहा हूँ। उसका डेटा है कि 70% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज आर कंटामिनेटेड। एंड व्हाट इज द मेजर सोर्स? हम लोग इंडस्ट्री ये सब बोलते हैं, इंडस्ट्री भी पोल्यूट कर रहा है, लेकिन उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट सोर्सेस है। वो जान सकते हैं कि यहीं से आ रहा है, इसको कंट्रोल। एग्रीकल्चर से जो आता है वो पॉइंट सोर्सेस नहीं है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उसका एक ही है कि पेस्टिसाइड यूज घटाना। 70% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज आर कंटामिनेटेड। उसका एग्जैक्ट डेटा तो है ही नहीं, वो और एक चीज है। लेकिन इंडिया का रैंकिंग जो है, आउट ऑफ 122 कंट्रीज 120 में है वाटर क्वालिटी में। 120। तो ये है इंडिया का, ये सब नीति आयोग की रिपोर्ट है। गिरीश भाई, जो मानस जी बता रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट, तो बड़ा थ्रेटनिंग सिचुएशन है, और उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज हमको वाटर बॉडीज को रिचार्ज करना है और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ना है, जो भी अवेलेबिलिटी रेन वाटर है। आप इतने राज्यों में वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने के लिए काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है और आप कैसे वाटर बॉडीज को रिस्टोर कर पा रहे हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को। विथ एग्जाम्पल एंड इम्प्लीमेशन आई विल शो समथिंग। एक चीज़ आप समझिए कि वापस मैं आता हूँ 6.5 लाख गाँवों पे। हर गांव में वाटर बॉडी है, तालाब है, नाले है। अब आते हैं कि भारत का जो रोड नेटवर्क बन रहा है, भारतमाला, कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर से इधर रोड रास्ते बन सकते हैं। तो मेरे मन में एक विचार हमेशा आता है कि यार 1000 साल पहले जब नल ही नहीं थे तो मेरे 7वीं पीढ़ी वाले बुजुर्ग क्या बिना पानी जीते थे क्या? और उस समय भी राजस्थान वहीं का वही था, और फिर भी उनके पास पानी पर्याप्त था। कभी ये तो नहीं सुना कि राजस्थान वालों ने पानी की वजह से गांव छोड़ दिए। तो चेरापूंजी में बारिश ज़्यादा है, असम में फ्लड है, और राजस्थान में नहीं है। अब जैसे एक गांव से दूसरे गांव को रोड से कनेक्ट करते हैं, वैसे एक गांव ने अपने 8 तालाब बना लिए बराबर
उसकी ओरिजिनल सिचुएशन पे डिसिल्ट किए, मिट्टी निकाली और खेतों में डाल दी, तो खेत सुधरे, तालाब की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो भाई साहब बता रहे वो बढ़ गई। जो नाले कनेक्ट कर रहे वो नाले भी सब क्लीन हो गए, वाटर रिचार्जिंग हो गया, और वो नाले 8 दिशा में फैलते हैं। तो आगे वाले गांव तक अपने नाले को कनेक्ट कर देना है हर गांव ने, मतलब एक गांव ने दूसरे गांव को नाला कनेक्ट किया, दूसरे ने तीसरे गांव को कनेक्ट किया। पूरे भारत के 6.5 लाख गांव यदि नाले टू नाला, तालाब टू तालाब कनेक्ट हो गए तो जहां पानी ज़्यादा गिर रहा है ओवरफ्लो होके आगे तक चला जाएगा, जहां रुका रिचार्ज हो जाएगा। ये काम मैंने महाराष्ट्र के जालना जिले में ऑलरेडी किया है। 2016 से वहाँ पे लगातार 10 साल हो गए मेरे, वहाँ पे 25 पोकलैंड और जेसीबी काम पे लगे हैं। हमने एक ही सिंपल रखा कि जो हम सोच रहे हैं वो जमीन पे कैसे उतरे। तो हम लोग पालीताना में भी काम कर रहे हैं। कितने सालों से ये काम आप कर रहे हैं? 1996 से काम कर रहे हैं। पर अभी जो वाटर टेबल जो उसका है वो ग्राउंड वाटर लेवल में कोई फर्क आया, कोई साइंटिफिक आपने देखा, और कितना साल में फर्क आया? साइंटिफिक तो वो आपने वापस अधिकारी पे लाया तो वो अधिकारी देख लेंगे। रियलिटी में चेक करें तो ये देख रहे हैं कि पानी जो खारा था वो मीठा हो गया। अब वो पीएच तो हम नहीं गिनते, जिसको गिनना है गिना करे, बराबर है। और वाटर लेवल मतलब जहाँ पे 1400 फुट, 1200 फुट, 1000 फुट था, आज 100 फुट पे पानी है। उतना इलेक्ट्रिसिटी कम हुआ। तो मैंने 350 गांव जालना डिस्ट्रिक्ट के जो तालाब के इंटरकनेक्टिंग इंटरलॉकिंग किए हैं, ये 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं। 600 एकड़ का घाणेवाड़ी तालाब जो 2016 से हम लोग डीसिल्ट लगातार करते थे। पिछली बार बारिश हुआ, इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि यदि ये घाणेवाड़ी तालाब नहीं होता तो जालना डूब सकता था, लेकिन जालना को कुछ नहीं हुआ। सारा पानी 600 एकड़ में जो डिसिल्टिंग हुआ था उसमें पानी भर गया, पानी रिचार्ज हुआ। 4 साल तक पूरे जालना के 2 लाख पॉपुलेशन को पानी मिलेगा शांति से। गांव के अंदर के जो नाले थे उसको हमने गंदे नाले कर दिए। करने वाले कौन है? एक छोटा सा चुटकुला है, मम्मी कचरा वाला आया तो मम्मी ने कहा बेटा कचरे वाले तो हम है, वो तो कचरा उठाने वाला है। तो ये नाला गंदा, नाले में कचरा किसने डाला? हमने। फिर हम कहेंगे भाई भारत में नरेंद्र भाई मोदी कुछ करते नहीं है, नाला भी सफाई नहीं करवाते। नरेंद्र मोदी का काम है, गंदा हम करेंगे, सफाई वो करेंगे। वो तो बेचारे स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम बना रहे, मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। हर गांव की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जिसने वोट दिया है उस हर नागरिक की जिम्मेदारी है नागरिकत्व का पालन करना। पर वो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी क्योंकि मानसून चल रहा है और हमारे जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है CR पाटिल साहब, उन्होंने अभी सोशल मीडिया में, ट्विटर में, हर जगह ये बात फैलाया कि रेन वाटर को वो पाइप के थ्रू ला के उसको उन्होंने दिखाया भी गुजरात में अलग अलग जगह में उसको सेव कर सकते हैं। माना जी से शुरू करते हैं कि ये कितना इफेक्टिव होगा ये चीज़ें। देखिए जो ये और बेटर प्रिजर्वेशन नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद से यही कल्चर हो गया है इंडिया का कि जो एक जगह के लिए सही है उसको सब जगह फिट करो, पूरे भारत में लगा। जबकि अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे, राजा लोग अपने एरिया के लिए अपना टेक्नोलॉजी करते थे और वो आज तक भी चल रहा है। डिपेंडिंग ऑन द तेलंगाना में काकतीय मिशन करके उसको रिवाइव करने का कोशिश की, पूरा साउथ इंडिया चोलस टैंक से चल रहा है, बिहार में आहर पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल, चंदेला टैंक, बुंदेलाखंड में, ये आज तक एड्रेस की करते आए थे प्रॉब्लम। उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके लिए पीपल्स इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना पड़ेगा, गांव को पावर देना पड़ेगा मैनेज करने का। तो इजी तरीका है सेंट्रलाइज, बट सेंट्रलाइज सिस्टम हर जगह काम नहीं करेगा। हर जगह कैनाल सिस्टम बन नहीं सकता, इतना बड़ा रिवर नहीं है। तो ये समझना अभी जरूरी है कि वाटर गवर्नेंस इज द मेजर इशू रादर देन द वाटर मैनेजमेंट। तो गिरीश भाई, फिर आपको पूछूंगा, ये जो आपके सो कॉल्ड ऑफिसर से जो चेक डैम्स लाए हैं ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में, उसको क्या कितना इम्पैक्टफुल है वो? ये जो आपने बताया पाइप वाला पानी भरने का, मुझे ये बताइए भाई साहब, इतना छोटा, मैंने भी वो ट्वीट देखा, उसमें से पानी गुड़ 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 अंदर जा रहा है, बराबर है। अब 5 इंच बारिश गिरेगा, कितना पानी है वो कैसे जाएगा अंदर? बहुत सारा पाइप अगर लगा देंगे पूरे गाँव में तो वही करो, मतलब वही जो दूसरा, जैसे भाई साहब ने कहा ना कि जो दूसरा फॉरेन कंट्री में कहीं ठीक है,
वो हम हमारे माथे पे ठोप रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि 200 साल पहले हमारी पीढ़ी क्या कैसे मैनेज करती थी इस शो को। हमने इस पे तो कभी सर्च ही नहीं किया। न हमारे कोई अधिकारी को, मेरे संज्ञान में बहुत सारे अधिकारी है, मैंने कभी ये नहीं सुना कि ये अधिकारी 6 महीने की छुट्टी लेके इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम सीखने के लिए कोई साधु संत के पास या कोई अनुभवी के पास बैठे। कलेक्टर भी आजकल रिबन काटने के लिए हो गए हैं, मंत्री संतरी तो है ही, लेकिन तालाब का हम उद्घाटन करेंगे तो जेसीबी से या कुछ से माटी निकाले, वो आएगा, नारियल फोड़ेगा, चला जाएगा। भैया ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हारे एरिया का काम है, तुमको ये करवाना है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर वापिस गए बिना, और जैसे उन्होंने बताया, जैसे पाटन में राण की वाव, अभी 100 रुपये की नोट पे उसका फोटो भी छपा हुआ है। तो इट वॉज ए ट्रेडिशनल सिस्टम। आप सोच भी नहीं सकते कि 1000 साल पहले जो ये वाव बनी है, ये कौन सा इंजीनियर आया भैया, कौन से खड़गपुर IIT से वो इंजीनियर आया था 1000 साल पहले? तो सोमपुरा सिस्टम ने बनाया। तो सोमपुरा सिस्टम जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया वो आज भी अवेलेबल है, लेकिन उसके पास सीखने कौन जाएगा? कई बार अभी आप देखिए कि पानी कहाँ मिलेगा, तो कई ट्रेडिशनल परंपराएं नारल ऐसा रखते हैं और उससे पानी मिलता ही है। तो इट इज ए साइंस, उस साइंस को सम्मान करना पड़ेगा। तो आप ये चेक डैम सिस्टम को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ हमने कहा ना कि वो विदेश जाते हैं, चेक डैम बनाने का काम यहाँ सीखते हैं। हिंदुस्तान की परिस्थिति ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है, कोई भी चेक डैम बनाएंगे, 50-100 लाख, करोड़ 2 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया, बराबर है। फिर वो पीछे का कैनल को भर के रखेगा, 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं है, आपका कहना है माटी भर जाएगा। तो चेक डैम, हाउ डू यू फील? मेरा कहना है कोई टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में हम नहीं है, ना बड़े डैम के अगेंस्ट में है, ना कोई भी चीज जो बोल रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में है कि एक जगह काम किया तो उसको सब जगह लगा दो। क्योंकि हाइड्रोजियोलॉजी पे डिपेंड करता है किसी भी जगह का कि वहां के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी काम करेगा। और यही कारण है कि आज के दिन में 40% एरिया हमारा रेनफेड है। वो सब कौन सा एरिया है? ट्राइबल एरिया है, हाईलैंड एरिया है। क्या वहाँ बारिश ज़्यादा है? वहाँ का पानी, बारिश को सेव करके हम लोग क्या वहाँ इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इरिगेशन मतलब समझ गए हैं कि बड़ा कैनाल और ये सब। तो ही एक टेक्नोलॉजी पे जब बायस आ जाता है तो हम लोग रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाते, वहाँ का सुइटेबल टेक्नोलॉजीज को ढूंढ के इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारा शास्त्र और हमारा जो प्राचीन जो नॉलेज सिस्टम, जो ज्ञान, तो वो कहता है कि फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ रिवर शुड नेवर बी स्टॉप्ड, उनको बाधा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज पूरे भारत में ये प्रभावित है। और दूसरा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर्स की भी बात कहा था। वो बात शायद अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। उसको आप कैसे मानेंगे ये वाटर स्कार्सिटी को दूर करने के लिए? एक तो मुझे पहले आप बताइए कि ये जो फ्लो ऑफ वाटर को बंद करें उसका इम्पैक्ट क्या है? जैसे आप हिमालय से गंगा नदी, गंगा सागर जाते, 50 जगह बांध है, वेदर इट शुड बी और नॉट। इवन आप बताएंगे गुजरात और महाराष्ट्र में भी क्या है इस बात में? जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2 टाइप का मेजर्स होते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट में। एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है वेजिटेटिव। स्ट्रक्चरल मतलब इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बना देना, और वेजिटेटिव मतलब प्लांटेशन बेस्ड। तो स्ट्रक्चरल तुरंत प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और हम लोग स्ट्रक्चरल का रास्ता को अपना लेते हैं क्योंकि इजी टू कंस्ट्रक्ट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल वो हो जाएगा। लेकिन वेजिटेटिव मेजर परमानेंट होता है, वो सॉइल इरोजन घटाता है। लेकिन वो अगर हम नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल चेक डैम करते जाएंगे, वो जैसे बताए मिट्टी कटाव को नहीं रोके, मिट्टी आते रह रहा है, तो चेक डैम का लाइफ क्या होगा? गिरीश भाई, मतलब आपने अच्छा सजेस्ट किया है कि बड़े बड़े वाटर बॉडीज को बनना चाहिए, वाटर प्रिजर्वेशन होना चाहिए, समय हो गया है। भारत सरकार को पॉलिसी मेजर क्या लेना चाहिए सो दैट कि मोर बिगर वाटर बॉडीज कैन बी मेंटेन्ड और कैन बी फॉर्म्ड? मैं तो नीति आयोग के अभी नए CEO आए अनुराग जी जैन, उनसे ही निवेदन करना चाहता हूँ, अब कोई भी पॉलिसी बनाए और पॉलिसी पब्लिश करने के पहले उसको इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के साथ कंपेयर करके भारतीय प्रणाली और इम्पोर्टेड प्रणाली, उस दोनों के बीच में एक सामंजस्य साध कर जो भारत की प्रजा को सुलभ रहे, अच्छा रहे और प्रजा का सुखाकारी बढ़े,
पॉलिसी उस तरह का डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि कोई एक मंत्रालय का नहीं है, सारे मंत्रालय, ग्रामीण फिर पंचायत, फिर सड़क वाला, फिर वो वाटर वाला, कई सारे पंचायत, इसमें तो कई सारे मंत्रालय इकट्ठे हो जाते हैं। तो एट अ पॉलिसी लेवल, विच एवर पॉलिसी इज डिजाइंड और फ्रेम्ड, दैट शुड बी ऑलवेज बैलेंस, या तो मोर फोकस होना चाहिए इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो कि टाइम टेस्टेड थी, हजारों साल से चलती थी, बिना तकलीफ से चलती थी। ये हमको ये बताया जाता है कि भाई 150 साल पहले आप गंवार थे, आप बुद्धू थे, आपके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और हमने मान भी लिया कि हम लोग तो सब, हमारे बुजुर्ग जो थे 5 पीढ़ी पहले, सब पागल थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, योर ग्रैंडफादर इज लुनाटिक। हाँ, वही हमको पढ़ाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, दैट योर ग्रैंडफादर इज लुनाटिक। तो मुझे लगता है कि हम लोग अनपढ़ थे, तो जगन्नाथपुरी का मंदिर कौन सा पढ़े लिखे ने बांधा भाई? कौन था वो? कितने साल पहले बना था? 500, 1000, 2000 साल पहले? तो हु वाज द इंजीनियर केम फ्रॉम यूरोप टू कंस्ट्रक्ट दैट? सन टेम्पल कोणार्क किसने बांधा? वी वेर मोस्ट एजुकेटेड पीपल ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के सबसे ज्यादा सुसंस्कृत पढ़े लिखे लोग हम थे। राजा ऋषभ, मतलब आदेश्वर भगवान, जो जैन परंपरा में आते हैं, वो पहले राजा माने जाते हैं। उन्होंने अयोध्या में सबसे पहले जब राज स्थापना की, तब अपनी बेटी सुंदरी को गणित सिखाया और ब्राह्मी को लिपि सिखाई। आज भी ब्राह्मी लिपि के नाम से ही जानी जाती है। भारत के जो उनका पहला पुत्र भरत था, उसके नाम से भारत जाना जाता है। उन्होंने 64 कलाएं सिखाई स्त्री की, 72 कलाएं सिखाई पुरुषों की, 100 शिल्प सिखाए। तो ये सब नॉलेज सिस्टम थी अपनी। हम नया स्किल डेवलपमेंट लेके आए, डिजास्टर हो गया उससे। और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम थी, जो हमारे जो 100 शिल्प थे, उससे किसी को नुकसान नहीं होता था। अड़ोस पड़ोस को तो नहीं, गांव में भी किसी को नुकसान किए बिना हम अच्छे से जीवन जी लेते थे। तो नीति आयोग और सभी मंत्रालयों ने कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उस पॉलिसी को एक कांच का, एक वो बिलोरी कांच आता है ना, जिससे बड़ा होके देख सकते हैं, वैसे कांच से उस पॉलिसी को स्कैनर लगा के ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ उसका मैचिंग करना चाहिए कि व्हाट इज फिट फॉर इंडियन क्लाइमेट, इंडियन कल्चर। और इंडिया में भी इतना बड़ा इंडिया है, साउथ में जो लागू पड़ता है वो कश्मीर में लागू नहीं पड़ सकता है, जो असम में लागू पड़ता है वो राजस्थान में लागू नहीं पड़ सकता है। तो जहाँ का जो ट्रेडिशनल है, एक बात कॉमन है भारत में कि पीपल भारत के चारों कोने में दिखेगा, बरगद दिखेगा, तो वृक्ष के कुछ 10 नाम ऐसे हैं जो भारत के कोई भी कोने में दिखेंगे। तालाब ऐसा है जो भारत के कोई भी कोने में दिखेगा। गौचर ऐसा है जो भारत के हर गांव में दिखेंगे। तो कुछ चीजें कॉमन है, अदरवाइज कोई चीजें ऐसी है कि जो जगह जगह पे, जैसे फूड, तो बाजरा है वो गुजरात में चलेगा, ज्वार है महाराष्ट्र में चलेगा, तो दूसरी जगह रागी चलेगा, तीसरी जगह मक्का चलेगा, लेकिन वो श्री अन्न ही चलेगा। हमारे यहाँ गेहूं तो आपको पता है, अमेरिका से शिप भर भर के लाए गए कि खाओ गेहूं, चाय फ्री में पिलाएगी, हमारी आदतें बदली गई। अनर्सी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो गिरीश भाई बात कर रहे हैं वही फिर से बैक टू नेचर। आप बताइए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, मॉडर्न इंजीनियरिंग, क्योंकि क्योंकि समय हो गया है, इन ब्रीफ बताइए हाउ वी कैन डू इट, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको अकोमोडेट करके कैसे। वही जो बात वो बताए, और उसी को थोड़ा आगे लेने के लिए मेरा सुझाव यही होगा कि सही नॉलेज इमर्ज होता है बाय मैरिज ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज द आउटसाइड नॉलेज। हमने कुछ ही को यूजलेस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो लोगों को रिसीविंग एंड में रख दिया जाता है कि यू डू नॉट नो व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट फॉर यू, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वी हैव टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज वाटर गवर्नेंस। लोग भी जानते हैं, हम भी कुछ जानते हैं, दोनों जब डिस्कशन होगा तो लोकली जो बेस्ट है वो निकलेगा। तो मानस जी ने बताया कि हमको ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चाहिए। गिरीश भाई ने कहा कि भारत के लोग मूर्ख नहीं थे, कि जमाने से पहले भी भारत उस टेक्नोलॉजी को यूज करता था जो आज 100 साल के बाद अमेरिका यूज कर रहा है, कनाडा कर रहा है। वो लोग आज हमको सिखाने आते हैं जो हमसे सीख के गए हैं, या यूं कहे कि ब्रेन ड्रेन के चलते हम, क्योंकि इस आज सिंपल आयुर्वेद योगा आज भारत से सीख के चाइना कर रहा है, कनाडा कर रहा है,
तो जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है हम उसको फॉलो करें। ये नहीं है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, नहीं, हम सोलर एनर्जी को भी यूज करेंगे, तब भी करते थे, अभी भी करेंगे। और जंगल बचाने का काम शायद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत के लोगों ही किया है। जो आदिवासी लोग रहते थे जंगल में, वही लोग सबसे ज्यादा जंगल को बचाने में मदद करते थे। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार फिर से जाग उठेगा। चेक डैम का जो सिस्टम है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भारत में, बिगर वाटर बॉडीज को कैसे बनाया जाए, वाटर प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, लोगों को, जैसे मानस जी ने कहा कि रिसीविंग एंड में हम नहीं पहुंचा सकते लोगों की, उसका इम्पैक्ट हमने 75 साल में देख चुके हैं। सो इट इज हाई टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, नीति आयोग, ये सब मिलके आगे आने वाला दिन में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ऐसा पॉलिसी लाए और लोगों के पास प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन क्या है उसको पहुंचाना चाहिए। आज के लिए इतना। गिरीश भाई, उदय इंडिया से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मानस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, दोनों ने, आपका बहुत, गिरीश भाई तो मुंबई से आके पहुंचे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गिरीश भाई। हम चाहते हैं ये जो आप संग्राम किए हैं उसको आप जारी रखिए। और मानस जी से भी मैं आशा करूंगा कि जो आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है उसको इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं एनजीओज के थ्रू, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना एक्सपीरियंस को सरकार के साथ भी साझा करिए, अपना आइडियाज भी शेयर करिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।